ओके सो कौन बेवकूफ़ है? एक मिनट, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सो वी वर टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ आईटी इन डायग्नोसिस। जो अलग अलग तरह के इलाज होते हैं उनमें भी अलग अलग तरह की मशीन्स यूज़ की जाती हैं। वो सारी जो मशीन्स होती हैं वो कैसे ऑपरेट होती हैं? आईटी की हेल्प से। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड होते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि ये डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर कंप्यूटर पर बैठकर कुछ डायग्नोसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ऐसी मशीन्स हैं कुछ, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो आईटी की हेल्प से ऑपरेट होती हैं। फर्स्ट इज इसको कैट भी बोलते हैं शॉर्ट में, CAT, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है, तो नॉर्मली बोल देते हैं कैट। तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी ये क्या होती है? दिस मशीन परफॉर्म्स ए सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्कैन्स मेड अलोंग ए सिंगल एक्सिस ऑफ ए बॉडी। जैसे किसी एक साइड से स्कैन करते, जैसे आपकी बॉडी को एक बार मान लो इस साइड से देखा तो इस साइड का जो आपके अंदर का स्ट्रक्चर है ना वो सारा दिखा देगी। फिर सामने से देखोगे तो सामने वाला स्ट्रक्चर दिखा देगी, इंटरनल। ठीक है, तो अलग अलग व्यूज से आपकी बॉडी का भी या आपके किसी टिश्यू का या सेल्स का ये एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन कर सकती है, चेक कर सकती है उनको। ठीक है, और उसकी रिपोर्ट बना के देती है। तो अलग अलग एंगल से किसी भी बॉडी को या टिश्यू को स्कैन करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और MRI। ये नेक्स्ट में शायद पिक्चर होगी। देखो ये जो है ना MRI की पिक्चर दे रखी है यहाँ पर। ये कंप्यूटर पे तो बैठ के ऑपरेट कर रहा है। ये मशीन है कैसे गोल गोल होती है, तो जो पर्सन होता है वो इसके अंदर ऐसे यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। मतलब जैसे ये लिखा है, ये इसके पैर दिख रहे हैं, ये सर है पेशेंट का, ये ऐसे लेटा हुआ है। तो इस मशीन के अंदर ऐसे पूरा डाल देते हैं। जैसे आपने वो फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन जो देखी होगी, कुछ ऐसे ही मतलब गोल गोल आगे से वो होता है। बट मशीन तो छोटी होती है, जो जैसे वॉशिंग मशीन होती है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, पूरा इंसान उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करती है? एम आर आई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक्चुअल क्या होता है कि जो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, जैसे आपने साइंस में शायद पढ़ा होगा, आपके टीचर ने हो सकता है पढ़ाया भी हो आपको, या अभी नहीं पढ़ाया तो शायद 10th क्लास में पढ़ा देंगे, कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स, जो इंटरनल पार्ट्स है, वो अलग अलग तरह की मैग्नेटिक वेव्स छोड़ते रहते हैं, हमेशा रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, तो उन मैग्नेटिक वेव्स को माप कर ये जो मशीन है उनको ये मेज़र कर सकती है कि कहाँ से कौन से पार्ट से कितनी मैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं हमारे किस पार्ट से। और उससे इसको ये पता लग जाता है कि भाई ये पार्ट ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारी पूरी ही बॉडी को एग्जामाइन करने के लिए इस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। शॉर्ट में MRI। डॉक्टर कई बार बोलते हैं ना MRI करा लो, जब किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम पता ना लग रही हो ना, कि भाई ये जो मतलब जैसे किसी को पेट में दर्द रहता है या घुटनों में दर्द रहता है, कई जगह दर्द रहता है और डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या है, तो ये MRI कराते हैं। उस MRI से पता लग जाता है कि हाँ भाई इस पार्ट में इसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसको ये बाकी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद है एक और मशीन, जैसे है ये ECG शॉर्ट में बोल देते हैं इसको। फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखो एक ये वर्ड है ना, जहाँ भी आ जाए कार्डियो या कार्डियक, ठीक है, ये वर्ड जहाँ भी आ जाए इससे मतलब समझ जाओ कि ये हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, तो ये जो मशीन होती है स्पेशली हार्ट के लिए, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को मेज़र करने के लिए बनाई जाती है। जिनको दिल में प्रॉब्लम रहती है ना, तो उनका बार बार ECG किया जाता है। जैसे जो हार्ट अटैक जिनको कभी हुआ हो, ठीक है, तो कई बार तो अगर ज़्यादा तेज़ हार्ट अटैक हो तो डेथ भी हो जाती है। किसी का कोई मैसेज आया चैट में। हाँ मतलब कार्डियो से मतलब ये समझ लो कि वो हार्ट से रिलेटेड है। एक्चुअली एग्जैक्ट मीनिंग हार्ट नहीं होता कार्डियो का,
बट कार्डियो का मतलब जब जहाँ भी कार्डियो वर्ड आ जाए ना तो समझ लो जैसे हार्ट की बात चल रही है, उसका कुछ ना कुछ लिंक है हार्ट से। ओके। और कुछ भी सर, माई इंटरनेट कनेक्शन इज लो सो आई एम म्यूटेड। अच्छा चलो, सारिका ने बोला है। ओके तो चलो, ये जो ईसीजी मशीन है तो ये क्या करते हैं, हार्ट के इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उनको मेज़र करती रहती है, और उससे पता लग जाता है कि भाई हार्ट में अभी आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे भी देखो एक लिखा कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन, यहाँ पे भी वही वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये भी हार्ट से रिलेटेड है। तो ये क्या करती है, एक कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन परफॉर्म्स इकोकार्डियोग्राफी। ये जो आप देखते हो ना, एक मशीन होती है, ये हमेशा ये पल्सेस से चलती रहती हैं, विच यूजेज अल्ट्रासाउंड टू क्रिएट मूविंग पिक्चर्स ऑफ द हार्ट। एक्चुअली ये अल्ट्रासाउंड का यूज करती है, और इस मशीन में है ना, हार्ट जो होता है हमारा, इसमें पिक्चर नहीं दे रखी है आपको सही क्लियर। तो आपका हार्ट जैसे बाहर से वो मशीन होती है ना, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, तो जब लगाते हैं तो इस कंप्यूटर के मॉनिटर के अंदर आपका अंदर का जो हार्ट है वो पूरा दिख जाता है, इवन दो पंप करता हुआ भी दिख जाता है मॉनिटर स्क्रीन के अंदर। ठीक है। तो बाहर से ही तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स छोड़ती है, वो सेव्स अंदर जाके उस हार्ट की लाइव वीडियो एक प्रकार से बना लेते हैं। तो हार्ट जैसा भी जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा होता है वो हमको लाइव मॉनिटर पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाती है। तो इस मशीन को बोलता है कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। ठीक है। तो लाइव पिक्चर्स ले लेती है उसकी। इसका यूज भी मतलब वही करते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा अच्छे से मेज़र करने के लिए। जैसे ये पहले जैसे मशीन आई थी ईसीजी, अब उसके बाद ये कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन और ज़्यादा एडवांस होती है इससे। ठीक है। अगर इससे भी मान लो पता ना लगे कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम है तो फिर इस मशीन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो एन एक मिनट, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स फेलोग्राफी। ओके। इलेक्ट्रॉन्स फेलोग्राफी, ईईजी मशीन बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन्स फेलोग्राम इज ए नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल पैटर्न इन योर ब्रेन। ये जो है आपके ब्रेन को चेक करने के लिए होता है कि आपके ब्रेन में, हमारे ब्रेन के बहुत सारे अलग अलग हिस्से होते हैं ना, आपने साइंस में शायद पढ़ा होगा। तो जो ब्रेन होता है हमारा, अलग अलग पार्ट में, पेरिफेरल, ठीक है, सेरिब्रम, तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो और ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करते हैं। तो ये पूरे ब्रेन का स्कैन कर सकती है, और ब्रेन के किस पार्ट में प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट कर सकती है। जैसे इसमें बता रखे क्या क्या चीज़ें चेक कर सकती है। सीजर्स, एपिलेप्सी, हेड इंजरीज, डिजीनेस, सर डिजीनेस बोलते हैं, जैसे जो जिसको आलस सा बना रहता है ना, मतलब नींद आती रहती है लगभग हमेशा, आलस रहता है, हेडेक, ज़्यादा सर में दर्द रहता है, ब्रेन ट्यूमर्स, जो ब्रेन के अंदर एक जैसे फुंसियाँ होती हैं वो बन जाते हैं, ट्यूमर्स बोलते हैं उसको। ठीक है। स्लीपिंग प्रॉब्लम, किसी को नींद ना आती हो, तो ये ऐसे लोगों का ब्रेन स्कैन करके प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ओके। नेक्स्ट इज ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। ये तो आजकल इतनी छोटी घर घरों में होती है मोस्टली, बहुत आप में से भी शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर पे होगी। ठीक है। तो आजकल तो एक नॉर्मल सी बात है, जो भी 40-50 की एज के बाद मोस्टली लोगों को शुगर हो जाती है, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है वो ऐसा ही हो गया है। तो ये तो एक सिंपल छोटी सी मशीन होती है जो घर में कोई भी यूज़ करता है, 500 से 1000 रुपये के बीच आ जाती है। ओके। तो जिससे हम घर में ही अपने ब्लड को चेक कर सकते हैं, शुगर टेस्ट कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। ये आपने डॉक्टर के पास देखी होगी, ऐसा मीटर सा रखते हैं, पहले हाथ पे जो बाजू होती है उस बाजू पे इस एक पट्टी सी होती है, इसको लपेट देते हैं, फिर ये गोल गोल एक बॉल जैसा होता है, इसको पंप करते हैं, उसमें हवा भर जाती है इसमें पट्टी में, और जो हाथ है वो टाइट हो जाता है। तो इस मीटर पर वो कुछ रीडिंग चेक करता है। ठीक है। तो वो क्या माप रहा था, वो ब्लड प्रेशर को मेज़र कर रहा होता है। ये जो रीडिंग्स है ये दिखाते हैं कि उस बंदे का जो ब्लड प्रेशर वो कितना है, कम या ज़्यादा। ठीक है। तो ये भी मशीन्स होती हैं। तो बहुत सारी मशीन्स हैं जो यूज़ होती हैं, और ये ज़्यादातर मशीनें जो कंप्यूटराइज्ड होती हैं। ठीक है। मतलब कंप्यूटर, कोई बड़ा कंप्यूटर भी हो सकता है, या इनके अंदर ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगी होती हैं, जैसे ये वाला है, या ये था ना ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। तो इनके अंदर छोटी, मतलब वो कंप्यूटर होते हैं, वो बहुत छोटे वाले कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इज आईटी इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। तो आजकल जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो जितना भी काम करते हैं, या जितने भी साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं, जो नई नई खोज करते हैं। ठीक है। वो भी किस चीज़ का यूज करते हैं, आईटी का, कंप्यूटर्स का ही यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें के नेम्स लिखे हुए हैं।
अच्छा नहीं, ये तो सोशल नेटवर्किंग का लिखा हुआ है आगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो साइंस के अंदर है, साइंस के अंदर बहुत सारे कामों के लिए, जैसे कौन कौन से काम के लिए, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो साइंटिस्ट है उनको अपना डेटा स्टोर करते रहना पड़ता है कि लास्ट टाइम उन्होंने क्या रिसर्च की थी, उसमें क्या रिजल्ट निकला था, यानी मतलब क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये सब कुछ रिकॉर्ड रखने के लिए। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, उनको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। अगर ह्यूमन बींग खुद से उनको करें तो एक कैलकुलेशन करने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर्स भी नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं इनको करने के लिए, तो जो कुछ ही सेकंड में वो कैलकुलेशंस हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये जितने भी कंप्यूटर में डिज़ाइन बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मतलब ऐसी मशीन्स होते हैं वो जो खुद ही डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे कार वगैरह या बाइक आपकी जो डिज़ाइन होते हैं ना, इनके डिज़ाइन इसी में बनते हैं। ये एक मशीन होती है CAD, जो कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट होती है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे ये मशीन तो केवल डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर उस डिज़ाइन को, उस मतलब डिज़ाइन का यूज़ करके प्रोडक्ट्स रियल में बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे वो रोबोटिक आर्म्स वगैरह लगे होते हैं, ये खुद कौन सा पार्ट उठाना है, उसको जोड़ना, कौन से पार्ट को किस के साथ जोड़ना है, तो ये वो मशीन होती है, ये भी कंप्यूटर से ऑपरेट होती है। और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब उन प्रोडक्ट्स को बनाती है। ठीक है, जोड़ जोड़ के दो दो प्रोडक्ट उठाए, उनको आपस में जोड़ा, फिर तीसरा प्रोडक्ट लिया, वो जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्युलेटिंग एंड टेस्टिंग डिज़ाइन। सिम्युलेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की नकल पैदा कर देना। तो ये ऐसी मशीन्स होती है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रियल में नहीं कर सकते, या कर सकते हैं बट रियल में करना बहुत, या तो बहुत महंगा होता है या बहुत रिस्की होता है। जैसे आर्मी के अंदर जो हम फौज में जाते हैं, आर्मी पर्सन्स होते हैं, तो उनको फाइट की या जो वॉर होती है उसकी ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है कि भाई लड़ाई में कैसे लड़ना है। बट उनको अगर असली युद्ध लड़ा करके ट्रेनिंग दी जाएगी तो एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हो सकता है उस ट्रेनिंग में ही मर जाएं बहुत सारे लोग, तो सिखाते सिखाते ही। ठीक है, इंजरी हो सकती है ना। तो उसके लिए क्या है, सिम्युलेटिंग, मतलब कंप्यूटराइज एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है जिससे उनको यूँ लगता है जैसे वो युद्ध में ही लड़ रहे हों। ठीक है, तो उनकी हेल्प से ऐसे सॉफ्टवेयर्स या जो सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, उनको सिम्युलेटिंग बोलते हैं। मतलब सिम्युलेट करना, हमारे रियल वर्ल्ड की नकल बना लेना कंप्यूटर में। ओके, तो इन चीज़ों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज विजुअलाइजिंग 3D ऑब्जेक्ट्स। तो 3D ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी आईटी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। बहुत सारी ऐसी पब्लिक सर्विसेज हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज भी हैं, जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे नाम दे रखे हैं। एक तो डिजी लॉकर सर्विस है, जैसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, यहाँ पे आप देख रहे हो। इसमें क्या होता है कि अब जैसे आपकी जितनी भी मार्कशीट वगैरह है ना, जो आगे की होती है, तो वो सारी आप डायरेक्टली आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल के इसमें चेक कर सकते हो, वो आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है, इवन दो अब कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है तो वो अगर एक ये ऐप होती है, इसमें जाके वो अपने मतलब ये जिससे आपका आधार नंबर वगैरह है, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, अगर आप वो सही सही डाल दोगे ना, आपको वो अपना जो है इसी में मिल जाएगा, डिजी लॉकर में ही। ठीक है, और इस ऐप में आप जैसे वो दिखा भी सकते हो, जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मान लो खुद का नहीं है लेकिन फ़ोन में ये ऐप है, तो आप इसमें उसको खोल के दिखा सकते हो। तो जितने भी गवर्नमेंट या जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, आपका आधार कार्ड बनाती है, आपके मार्कशीट्स होती हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी बोर्ड से जो पास आउट करते हो, उन सबको गवर्नमेंट इस डिजी लॉकर जो ऐप है मतलब इसमें डाल देती है, और यहाँ से कोई वहाँ से भी देख सकता है इन चीज़ों को। ठीक है, बट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है एक बार, उसके बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे मिल जाते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मतलब एक प्रकार से यहाँ पे सेव हो जाते हैं, और ये भी उतने ही वैलिड होते हैं जितने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक माई गो वेबसाइट है, गो स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। तो इस पर बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनका हमें पता लगता है, उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये उमंग ऐप भी एक गवर्नमेंट के द्वारा ही ऐप चलाई गई है, इसमें भी जो नई नई स्कीम्स हैं वो हमें पता लगती रहती है गवर्नमेंट की। और ये ऐसी बहुत सारी आप देखोगे, भीम एक ऐप है जिसकी हेल्प से आपका किसी भी बैंक में अकाउंट क्यों ना हो के, लेकिन आप इस ऐप का यूज़ करके अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे वैसे तो है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है या तो आप उसी बैंक की ऐप यूज करो, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक ये ऐप बनाई है भीम। ये क्या है कि चाहे किसी भी अकाउंट बैंक में आपका अकाउंट है, आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो इसका यूज़ करके। ठीक है,
तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो जैसे ये आधार कार्ड है, ये भी आईटी मतलब आपका कंप्यूटराइज होता है, ऑनलाइन आप निकाल भी सकते हो, इसका बनता भी है कंप्यूटर की हेल्प से ही है। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज हैं, जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई गई सर्विसेज हैं, और ये सारी कैसे डिजिटल सर्विसेज हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी चला रखा है, उसका नाम क्या रखा हुआ है इस प्रोग्राम का, डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर। मतलब इंडिया को और पावरफुल बनाने के लिए हमें डिजिटल इंडिया बनाना है। डिजिटल इंडिया मतलब सारा काम जो पहले कागजों में होता था, कागज की बजाय अब कंप्यूटराइज्ड हुआ करेगा। ओके, और अब गवर्नमेंट का ये कोशिश भी चल रही है कि कागज जो हम पेजेस यूज़ करते हैं, पेजेस पे काम करना बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना पेजेस से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसको, ट्रीज़ को। जितने भी पेजेस होते हैं वो किससे बनते हैं, ट्रीज से। ओके, तो इसके दो बेनिफिट है, एक तो देखो काम आसान हो जाता है डिजिटल यूज़ करने से, और दूसरा हमें पेजेस की बचत होती है, मतलब हम ट्री को सेव कर सकते हैं, ट्री काटने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बस ये था जो आपका चैप्टर 1 यूनिट 1 है जो वो कंप्लीट हो गई है। तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, नॉर्मली पढ़ने वाली चीज़ें हैं सिर्फ सिंपली। ओके, तो आप एक बार फिर से रीडिंग ले लेना, अगर कोई प्रॉब्लम लगे, आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिट तो कंप्लीट हो गया, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब हमारी एक यूनिट और रह गई है, यूनिट 2, तो वो स्टार्ट कर लेते हैं हम। उसको करने के लिए ओके, तो जो यूनिट 2 है हमारी, यूजिंग डेटा एंट्री टूल्स, मतलब डेटा एंट्री टूल्स किसको बोलते हैं, ऐसे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा पहुंचाते हैं, मतलब डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस भी बोलते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में मेनली हमें डेटा एंट्री टूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, और उसमें से भी जो मेन टूल जो हम पढ़ेंगे, दो ही टूल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, एक तो कीबोर्ड, एक माउस। क्या आपने देखा होगा जितने ज़्यादातर कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, वैसे तो इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, ऐसे टूल्स जिनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को, यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस या डेटा एंट्री टूल्स। अब ऐसे टूल्स वैसे तो बहुत सारे हैं इनपुट टूल्स, जैसे बात करें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैम, माइक्रोफोन। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आजकल तो आ गए हैं, ग्राफिक टैबलेट्स है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स हैं, बट इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा दो टूल्स हम यूज़ करते हैं डेटा एंट्री के लिए, यानी कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करना है तो उसके लिए हम एक तो कीबोर्ड और एक माउस, इन दो टूल्स का यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में जो शुरू में हमें बताया गया कि भाई हमें ये तो पता ही है कि हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि आजकल कंप्यूटर तो हर किसी की ज़रूरत बन गया कि कंप्यूटर आना चाहिए, और कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें कंप्यूटर को जो डेटा इनपुट करना पड़ता है, कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कराना पड़ता है, उसके लिए हमें डेटा एंट्री टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो डेटा एंट्री टूल्स जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, माउस है, कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट है कीबोर्ड एंड कीबोर्डिंग स्किल। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर कोई डिवाइस है तो वो कौन सा है, कीबोर्ड, कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड जो होता है वो होता क्या है, आपने देखा है उसके अंदर बहुत सारे बटन्स बने होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर 104 की, 104 की, एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके अंदर। बट आजकल जो मार्केट में मिलते हैं ना, नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड कम ही मिलते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स मिलते हैं ज़्यादातर, तो उनमें 104 से भी ज़्यादा कीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ डाल देते हैं। मल्टीमीडिया मतलब जैसे वीडियोज़ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए पोज का बटन डाल दिया, नेक्स्ट का बटन डाल दिया। ठीक है, तो उसमें जैसे अगर वीडियो वगैरह चला रहे हो तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो को डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा बटन्स लगा देते हैं, वॉइस को कम ज़्यादा करने का लगा दिया, तो वो एक्स्ट्रा बटन्स होते हैं। बट स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो होता है 104 कीज़ होती हैं। ठीक है, तो आजकल हम जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं उन कीबोर्ड्स को हम क्वालिटी
कीबोर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि जो कीबोर्ड होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स आते हैं। आपने जैसे इसको क्वर्टी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, देखो मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक बार एक इमेज दिखाता हूँ। ये कीबोर्ड की इमेज है, ठीक है। इसको क्वर्टी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं ना, ABCD, इसकी अगर फर्स्ट लाइन को हम देखें ध्यान से, तो इसमें क्या लिखा है, QWERTY। इसको अगर पढ़े तो क्या बनता है, क्वर्टी, ठीक है। तो ये ऐसे कीबोर्ड है जिसकी जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट वाली लाइन है, उसके अगर हम पहले 6 कैरेक्टर्स को पढ़े तो क्वर्टी वर्ड बनता है, तो इसलिए इसको क्वर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। आप कीबोर्ड जो भी देखोगे, वैसे इंडिया में तो मोस्टली शायद आपने जितने भी कीबोर्ड देखे वो हम क्वर्टी ही यूज़ करते हैं, बट कुछ कंट्रीज़ या कुछ लोग, स्पेशल लोग, वो कुछ डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स भी यूज करते हैं। उनमें जो अरेंजमेंट होती है ऐसी नहीं होती। कुछ ऐसे भी कीबोर्ड आते हैं, जैसे कई बार आपने एक्चुअल में सोचा होगा कि ये जो कीबोर्ड है इसके अंदर ये ABCD है, ये ऐसे उल्टी पुल्टी क्यों लगा रखे हैं, पहले Q लगाया, फिर W, फिर R, फिर E, फिर RTY UI, ये ऐसे उल्टे पुल्टे क्यों लगा रखे हैं, इनको लगातार क्यों नहीं लगाया, ABCDEFGH, तो आसान होता टाइप करना। आता है ऐसा ख्याल मन में कि भाई ये कीबोर्ड ऐसे क्यों नहीं बनाए गए। एक्चुअल में शुरू में जो कीबोर्ड बनाए थे वो ऐसे ही बनाए गए थे, ABCD के अकॉर्डिंग, और ऐसे मार्केट में मिलते भी हैं। कोई क्वेश्चन, एक मिनट, चैट में मैसेज आया, हाँ कोई बोल रहा है, अंशु बेटा हैंड रेज कर लिया करो अगर आपको कुछ बोलना होता है तो बीच में, चैट की बजाय तो मैं अनम्यूट करके आपसे पूछ लिया करूँगा। ओके, तो हम एक्चुअली वो क्यों नहीं बनाए जाते, बनाए भी गए हैं वैसे और आते भी हैं कुछ लोग, अगर वो चाहो तो, वैसे मिलते बहुत कम है, बहुत कम शॉप्स पर मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन मिल जाएंगे जिसमें ये ऑर्डर में लगे होते हैं। बट एक्चुअल में क्या है कि उनमें काम करना, जब तक आप टच टाइपिंग नहीं सीखते तब तक तो वो आपको आसान लगेंगे, लेकिन जिसको टच टाइपिंग आती है ना, उनके लिए ये वाला कीबोर्ड ज़्यादा अच्छा होता है। ये कीबोर्ड्स बाद में बनाए गए थे ये सोच के कि अगर हमें बिना देखे वर्ड्स, मतलब ये बटन्स प्रेस करने हो, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हम ये सीख सकते हैं कि हम बिना देखे इन बटन्स को प्रेस करें, जो भी बटन दबाना हो। तो उस इस तरह की टाइपिंग को हम टच टाइपिंग बोलते हैं, जब हम बगैर देखे, कीबोर्ड में देखे बिना, ठीक है, केवल अपनी प्रैक्टिस के बेस पर इन बटन को प्रेस करें और सही बटन प्रेस करें, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। तो ऐसे जो कीबोर्ड्स हैं क्वर्टी कीबोर्ड्स, इनमें वर्क ज़्यादा फास्ट होता है, इसीलिए बहुत सोच के एक एक कैरेक्टर को ऐड किया गया, भी इस कैरेक्टर को इस उंगली से दबाया जाए, इसको किसी दूसरी उंगली से, फिंगर से, इसको इससे, ठीक है। तो इस आधार पर बहुत सोच समझ के ये जो डिज़ाइन बनाया गया कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ रखा जाना ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे कैरेक्टर एक्चुअली देखो, जो इसमें फर्स्ट ये वाली जो लाइन है ना, इसमें वो कैरेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जब कोई भी आप वर्ड्स लिखते हो ना, तो ये वाले कैरेक्टर ज़्यादा लिखे जाते हैं, तो इसको सेंटर वाली लाइन में रखा ताकि फिंगर्स डायरेक्टली इनके ऊपर रखी जा सके। फिर सेकंड नंबर पे जो ये ऊपर वाले हैं वो इससे थोड़े से कम यूज होते हैं और जो सबसे कम यूज होते हैं वो नीचे वाली लाइंस में रखे गए। ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कम यूज होते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इनको ऐसी पोजीशन दी गई, भाई कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा यूज होता है उसको डायरेक्टली जिस पर फिंगर रखी जा सके ऐसी जगह पे रखा गया। तो इस तरीके से इस कीबोर्ड को बनाया गया है। तो वापस हम एक बार चैप्टर पे आ जाते हैं। ओके, तो इन कीबोर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्वर्टी कीबोर्ड्स बोलते हैं। इतना हमें पता लग गया, और क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आ गया, क्योंकि इसके जो पहले जो 6 की हैं अल्फ़ाबेट की वो यही होती है, QWERTY, इसकी के नाम पर इसको क्वर्टी कीबोर्ड पैड्स बोला जाता है। उसके बाद टच टाइपिंग क्या होती है, वैसे मैंने आपको बता दिया टच टाइपिंग क्या है। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम बिना देखे, कीबोर्ड को देखे बिना, मतलब स्क्रीन पर तो आप देख सकते हो कि आपने टाइप क्या कर रहे हो, बट जब हम टाइप करते हैं, बटन प्रेस करते हैं बिना देखे, कीबोर्ड को देखे बिना जब हम टाइप करते हैं, उसके लिए हम अपनी मसल्स की प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं। मतलब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो मसल्स होते हैं ना उनको खुद याद हो जाता है, अच्छा ये की थोड़ा सा मतलब लेफ्ट साइड में करोगे तो ये की आएगी, राइट साइड में करेंगे तो ये की आएगी, ऊपर ये की है, नीचे ये है, जो हमारी फिंगर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिस को हम टच टाइपिंग बोलते हैं। तो जो टाइप करने वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा वो बिना देखे टाइप करते हैं फटाफट,
ठीक है। अगर आपने कभी शायद मेरी क्लास तो आपने अभी नहीं लिया क्योंकि आप 8th क्लास में थे तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, तो जब लाइव क्लास होगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगा ये टच टाइपिंग, ठीक है, लाइव। तो अब ये जो टच टाइपिंग होती है इसमें हम यही सीखेंगे कि हम टच टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, बट उससे पहले जैसे यहाँ पर हमें कीबोर्ड दिया गया है और इस कीबोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज़ बताई गई हैं। ओके, रेज हैंड हुआ है, किसने किया था बेटा रेज हैंड? अगेन दोबारा करो रेज हैंड, टाइम होने वाला है वैसे जल्दी, 5 मिनट ही रहते हैं, डू फास्ट। किसी एक बच्चे ने, चलो दोबारा जब रेज हैंड कर लोगे तो मैं आंसर दे दूंगा। एक बार रेज हैंड करने के बाद जब तक मैं रिप्लाई नहीं करता उसे रेज ही रहने दिया करो, उसी वक्त लो मत किया करो। क्या होगा इसको? ओके, तो जो हाँ टच टाइप, सुचित जांगला ने, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन स्पीक। हम सर कीबोर्ड का हमारे तरीके से भी डिजाइन करवा सकते हैं। नहीं, डिज़ाइन आपके तरीके से एक कीबोर्ड को तो कौन करेगा, वैसे नहीं करवा सकते, मतलब करा तो सकते हो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि अब एक कीबोर्ड स्पेशल तरीके से जब डिज़ाइन किया जाएगा तो एक कीबोर्ड पूरे कंप्यूटर से ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको, तो कोई करवाना नहीं चाहेगा, ठीक है। बनाने वाले तो बना देंगे बट वो पैसे बहुत ज़्यादा लेंगे, क्योंकि उस एक कीबोर्ड को बनाने में उनका बहुत टाइम लगेगा। अब इसके लिए तो एक मशीनें बनी हुई हैं, वो एक ही मिनट में पता नहीं 100 कीबोर्ड बना देती हैं वो मशीनें, ठीक है, इतनी फास्ट, क्योंकि उनका सारा प्रोसेस फिक्स किया गया। अब आपके लिए तो अलग से पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी उनको। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। तो क्या हो गया, तो ये जो कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, तो मैं ऐसा ही कीबोर्ड, इस कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ओके, तो मैं आपको यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो की होते हैं कीबोर्ड में, कौन सी की क्या काम करती है। ओके, तो मैं ये स्क्रीन पे जो दूसरे रियल वाली पिक्चर है ये ज़्यादा क्लियर आती है। इसमें देखो यहाँ से कहाँ चला गया, चलो एक बार इस पे और एक बार इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी होती है, आप देखो मैं आपको कीबोर्ड में दिखाता हूँ। ये कीबोर्ड है, एक तो अल्फ़ाबेट्स, ये क्यू से लेके WERTY P तक, फिर AS ये वाली लाइन L तक, और फिर ये ZXCY ये वाली M तक। तो ये 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं, ओके। और फिर ये 1 से लेकर ऊपर 0 तक, तो 10 कीज ये होगी, 26 ये, 10 ये, कितनी होगी 36। इन 36 कीज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, ये नंबर कीज हैं, ये अल्फ़ाबेट कीज हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक की। तो ये वो की हैं जो ज़्यादातर टाइपिंग वर्क जब हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं कीज का यूज़ होता है ना। तो हम कुछ भी जब टाइप करते हैं तो मोस्टली यही चीज़ें टाइप करते हैं। हालांकि इसके अलावा भी जैसे कोई कोमा हो गया, ये लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ये भी हम यूज करते हैं, बट ये कम यूज होता है, बहुत देर देर बाद। ये वाले जो सिम्बल्स हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, अल्फा न्यूमेरिक कीज। उसके बाद है न्यूमेरिक कीपैड। अब फिर से कीबोर्ड में देखते हैं न्यूमेरिक कीपैड कौन सा है। ये इस कीबोर्ड के राइट साइड में अगर आप देखो, ये एक अलग से कुछ कीज कॉम्बिनेशन दे रखा होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। क्योंकि इसके अंदर जो की होती है ना वो स्पेशली न्यूमेरिक वर्क, मतलब नंबर वाला वर्क करने के लिए बनाया गया है। जैसे कैलकुलेशन का वर्क करना हो या सिर्फ डायरेक्ट आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे नंबर ही नंबर टाइप करने हैं, कम करने हो तो बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा करना है, तो हम जैसे टाइप करते करते फटाफट इनसे भी टाइप कर लेते हैं। बट कॉन्टिन्यूसली आपको नंबर ही नंबर लगातार ऐसा कोई काम करने से नंबर ही बार बार टाइप करने हैं, तो फिर इस कीबोर्ड मतलब इसको पूरा बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। तो इस कीपैड का यूज़ करना ज़्यादा इजी रहता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इसमें एक जो ये की है नम लॉक, ठीक है, ये नम लॉक ऑन होनी चाहिए तो ये कीपैड वर्क करेगा। अगर ये नम लॉक ऑफ है
ये ऊपर देखो, ये जो लगे हो ना अलग अलग वो एक लाइट्स लगी होती है कीबोर्ड्स में, तो इनमें से एक लाइट नम लॉक की होती है। तो जब एक बार दबाओगे तो लाइट जल जाएगी, एक बार दबाओगे तो ये बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो जब ये ऑन होती है इसका मतलब नम लॉक ऑन है, और लाइट ऑफ होएगी तो इसका मतलब नम लॉक ऑफ है। तो एक बार दबाने से लाइट ऑन या ऑफ आप कर सकते हो बार बार प्रेस करके। तो जब नम लॉक ऑन होता है तो ये न्यूमेरिक कीपैड वही काम करता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब नम लॉक ऑफ होगा, अगर आपने ये ऑफ कर रखा है, तो इसको आप अगर आप प्रेस करोगे तो नंबर्स टाइप नहीं होंगे बल्कि कुछ और ही वर्क हो जाएगा, तो इनका काम बदल जाता है। एक्चुअली ऐसी कीज जैसे ये इस न्यूमेरिक कीपैड में जो नम लॉक है ना उसको टॉगल की बोलते हैं। और हमारे पास 3 टॉगल की होते हैं कीबोर्ड में, एक तो ये नम लॉक है, और एक स्क्रॉल लॉक होते हैं, ये रही ये स्क्रॉल लॉक है, और एक ये कैप्स लॉक है यहाँ पर। ठीक है, तो इनको टॉगल की बोलते हैं क्योंकि ये है ना, इनका काम क्या होता है, अगर इन की को एक बार प्रेस करो तो जो कुछ कीज जो दूसरी कीज होती है वो कुछ और काम करने लगती हैं, इनको फिर से प्रेस कर दो तो वो कुछ दूसरा काम करने लग जाते हैं। मतलब ये दूसरी की के फंक्शंस को चेंज कर देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं टॉगल की। नम लॉक, और कौन सी स्क्रॉल लॉक एंड कैप लॉक। ओके, तो ये हो गई हमारी न्यूमेरिक कीपैड के बारे में। अब फिर से चलते हैं, वैसे टाइम हो गया है, चलो इसको है ना नेक्स्ट टाइम पे फिर से करेंगे दोबारा, क्योंकि अभी बहुत सारे रहते हैं और टाइम अभी रह गया है। तो सभी कीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कीबोर्ड में जो एक्चुअली जो इतनी सारी कीज़ होती हैं उनका काम क्या होता है। ये इतनी सारी की बस ऐसे ही लगा रखे हैं, सबका हर की का कुछ स्पेशल काम होता है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम दोबारा से फिर से स्टार्ट करेंगे और इसको कवर करेंगे। ओके, so meet you in the next class next Saturday. So till then, bye bye and take care. Bye, sir.